औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सबको दिल के गहराइयों से सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सेहतयाब होंगे और यही हमारी ख्वाहिश भी है, ये सब अच्छे हो। उर्दू में बात करूँगा और उसके बाद फिर पश्तो में। अगरचे उर्दू में हमने ज़्यादा बातें नहीं की है, उसके वजूहात मुख्तलिफ हैं, वो भी आखिर में मैं फिर बयान करूँगा। मुझे मेरा दोस्त याद दिलाएगा इंशाल्लाह। पॉइंट तो नहीं लिखे हैं। असल में PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक ऐसे वक्त में वजूद में आता है, यानी जब मिसिंग पर्सन्स बहुत ज़्यादा थे, जब एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग उरूज पर था, माइंस का मसला और लोगों पर तशद्दुद का भी, ये एक दिन से नहीं बरसों से चला आ रहा था। लोग, अवाम, हम सब इसी सोच में थे कि शायद ये रफ्ता रफ्ता ये हालात ठीक हो जाएं, पर नहीं ठीक हो रहे थे। इसी वजह से हमने मुतालबात किए, 5 मुतालबात। पहला मुतालबा था यानी नकीब शहीद के वाक़ये में मुलविस अफराद को, जिसमें रवानवर सरफहरिस्त थे, उसको सज़ा दी जाए। दूसरा मुतालबा था कि यहाँ जितनी भी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है उसके लिए एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाए। मतलब ये है कि ट्रूथ यानी सच्चाई का पता चल जाए कि जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुआ है या जो भी हुआ है उसका पता आम आवाम को सबको चले कि ये किसने किया है और कैसे किया है और किस बुनियाद पर किया है। और तीसरा मुतालबा था कि मिसिंग पर्सन्स जितने भी है उसे अदालत के हवाले किए जाए, जो गुनहगार है उसको सज़ा दी जाए और जो बेगुनाह है उसको रिहा की जाए। गुनहगार और बेगुनाह का फैसला अदालत करे। यानी इस मुतालबे में ये अल्फाज भी थे कि जो गुनहगार है उसको सज़ा दी जाए। हमारा चौथा मुतालबा था कि फाटा में जो लैंड माइंस उन्होंने बिछाए हैं वो साफ़ किए जाए। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे वहाँ इसके शिकार होते हैं, रोज़ाना के बुनियाद पर होते हैं तकरीबन वहाँ। अब पिछले हफ्ते 2 बंदे और उससे जो पिछले हफ्ता था 4 बंदे इसके शिकार हो गए। 3 सवात में थे, एक खैबर एजेंसी में था, उसके बाद एक जो पिछला हफ्ता था उसमें तहसील त्यारजा साउथ वजीरिस्तान से एक था। इसके अलावा 3 बच्चे, 2 बच्चे शहीद हो गए और एक बच्चा उसके दोनों हाथ काट दिए गए। वो साउथ वजीरिस्तान मासब मेला में तहसील लद्दा में हुए। ये वाक़यात इसी हफ्ते में ये होते रहते हैं। ये तो इसकी वजह से आम आवाम जो है बहुत परेशान है। ये मुतालबा था। उसके अलावा मुतालबा था कि फाटा में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये के बाद पूरे इलाके को घरों से निकाल कर उन पर तशद्दुद न किया जाए, वहाँ पर टारगेट ऑपरेशन की जाए या जो भी तरीका हो, मगर सबके सब उसमें ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्गों पर भी तशद्दुद होती है, ये काम ना करें। अब अगर मैं डिटेल में जाऊं इनके, तो बहुत सारे यानी सबूत हैं। ये इस तरह नहीं कह रहे हैं कि हम बस उठे हैं और बात कर रहे हैं। सबूत हैं। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं PTM को उसी बुनियाद पर कि वो विक्टिम होता है, उसी बुनियाद पर तो वो सपोर्ट कर रहा है। हमारे ये मसाइल थे, हम आए और रियासत यानी जो बड़ा होता है उसके सामने ये मुतालबात पेश किए। ये फरवरी का महीना था 2018 में। हम सोच रहे थे हमारे मसाइल हल किए जाएंगे। हमने जब मसाइल पेश किए तो उसने कहा कि ये टोपी कहाँ से आई है तुम्हारी, ये तुम्हारे जूते कहाँ से आए हैं, ये तुम कहाँ से उठ गए, कैसे उठ गए। यानी हमारे मसाइल के जवाब में
वो मजीद इंटरोगेशन कर रहे थे, वही चेक पोस्ट वाली इंटरोगेशन। कुछ सैम हमने कहा टोपी ये वो वजाहतें भी बार बार देते रहे। अच्छा, आप 2008 में क्यों नहीं उठे हो? ये सवाल शुरू हो गए। रियासती तौर पर रियासती मीडिया इस चीज़ को चला। अच्छा, 2008 में तो नकीब का वाक़या नहीं हुआ था, न एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग उस वक्त था, लेकिन हम खुद को दर बदर फिर रहे थे। IDPs थे हमारे, जो अब बड़े थे, वो उस वक्त भी बात कर रहे थे, पर आप लोगों ने किसी ने भी नहीं सुना है इस चीज़ को, न सुनना चाहते थे आप लोगों के। हमारे 1400 मशरान को यही बातें करते हुए शहीद कर दिए गए हैं। और बहुत सारे बातें आ गए। मसाइल को हल करने की बजाय यहाँ PTM को दबाने की कोशिश शुरू होगी। फिर जब आप खुद परेशान हो, आपके खुद मसले हो, आप खुद मसाइल का शिकार हो, ऊपर से जिसने आपको मसाइल का शिकार बनाया हो, आप उनसे मतलब वो हल उसका पूछते हो कि हल बताएं। आप बड़े हो, रियासत हो, और उसकी तरफ से इतना ही नेगेटिव रवैया हो, तब तो जाहिर है दूसरी तरफ से भी स्लोगन्स जिस अंदाज से आप बना रहे हो, गद्दार हो, वो तो दूसरी तरफ से भी फिर वही आएंगे। ये जो मतलब हम समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये लोग रियासत चला रहे हैं, इतने छोटे सीने हैं, इतने छोटे दिल हैं इनके। आते हैं बस जो भी दिल में आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और फिर आम लोगों को बताया कि ये मुल्क दुश्मन है, ये रियासत मुखालिफ है, ये गद्दार है, ये काफिर है, पता नहीं क्या क्या नहीं कहेगा। ये तब उसके बाद हमें समझ में आया कि ये जो लोग हैं ये असल में मसाइल से बाखबर हैं, लेकिन हल नहीं करना चाहते हैं। ये लोग अल्फाजों से, इस्तिलाहों से लोगों को खामोश करना चाहते हैं। क्यों वो खामोश कर सकते हैं? अभी वो कहते हैं मुल्क मुखालिफ। अब आम आवाम को उसमें से ज़्यादा को मुल्क की जब समझ नहीं आती कि मुल्क किस चीज़ को कहते हैं, मुल्क किन बुनियादों पर चलते हैं। अब आप खुद सोचें, मुल्क चलता है, मुख्तलिफ इदारे होते हैं, उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, उसका हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, उसका ज़रात होता है, महकमा ज़रात वाले होते हैं, अदालत होता है, पार्लियामान होता है, और बहुत सारे महकमे होते हैं, वही चलाते हैं। मैं किसी को भी यहाँ वो मेरे साथ बैठ जाएं, एक चैलेंज देते हैं, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स मैंने नाम बताए या जोड़े गए, एक ही सूबेदार उसको कॉल करे, वाला वो कुछ और नहीं करेगा, ख्वा आईनी हो या गैर आईनी, वही सूबेदार की बात मानी। तो हमने ये तो फिर हम बाद में समझ गए कि ये तो बस कुछ नहीं है बाकी। ये जो मुल्क की बात करें, मुल्क बाकी नहीं है, बस एक माफिया टाइप सिस्टम बना हुआ है जिसमें ये लोग अपनी बादशाहत कायम करके बैठे हैं। फिर उसके अंदर मीडिया उसका है, जिसको भी गद्दार ठहराना हो, ये फलाना गद्दार है, ये ऐसे जहनियत आम जो फौजी है उसके बना दिए गए कि ये अदलिया वाले अदालत नहीं चला सकते हैं, ये पार्लिमानी लोग पार्लिमान नहीं चला सकते हैं, एजुकेशन, ये सब कुछ। फिर इस तरह फिर मुश्किल हो जाता है कि इदारे बने भी हैं और उनके बारे में ये तासुर भी हो कि ये नहीं चला सकते। फिर ये उनको अपने हाथ में लेकर फिर वो सब कुछ हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते गए। सारे डिपार्टमेंट्स लोगों को कहा कि आम लोगों को गद्दारी का एक तासुर दिया जाता रहा। हाँ, पश्तून जो थे उसको तो बात समझ में आ गई थी, वो इन चीज़ों से नहीं वो होने वाले थे, लेकिन जो बाकी एथनिसिटीज थे उसमें उन्होंने ये बातें आम की है कि अब आम लोगों को आइन की पूरी समझ इतनी नहीं कि गद्दार किस चीज़ को कहते हैं। गद्दार पाकिस्तान का आइन कहते हैं कि जो आइन तोड़े उसको गद्दार कहते हैं। यहाँ पर जितने जर्नलों ने पाकिस्तान के आइन को मनसूख करके तले पांव तले रोंदा गया, उन एक जर्नल के साथ आज तक गद्दार का लफ्ज भी हमने नहीं सुना। तो ये हाइपोक्रेसी है, ये मुनाफकत है कि एक तरफ कोई अपने हक के लिए आवाज उठाए, आप उसको तो गद्दार कहते, लेकिन जो आईनी लिहाज से गद्दार है उनको फिर तो इसलिए नहीं कह सकते कि वो जर्नल है। फिर तो ये अगर इस चीज की गद्दार किस चीज को कहते हैं ये सब लोगों को समझ में आ जाए तो ये जर्नल खुद फंस जाएंगे इसमें। अब यानी मुल्क दुश्मन वो होता है जो मुल्क की मफादात की मुखालफत करता है।
हमने मुल्क की आइन की मुखालफत करते हैं। हमने तो मुल्क का आइन ही मांगा है कि आप हमारे साथ ये जो हमारे मसाइल है उसको आइन के अंदर हल करें। अब मुल्क दुश्मन तो वो हो गया ना जो इसके रास्ते में रुकावट है। अब पूरे रियासत लगा हुआ है, रुकावट बना हुआ है। यहाँ इंसाफ मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि राव अनवर के बारे में सबने कहा, ये GIT बनी सिंध की, उसके आज भी कागजात पड़े हैं जिसमें कहा गया कि ये मुजरिम है, इसने ये काम किया है, पर रियासती तौर पर उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। और ये छोड़ो कि उनका फैसला अब आ गया है, फैसले से पहले भी उनके साथ जो रवैया था चीफ जस्टिस का या दूसरों का, वो बहुत ही मतलब शफकत वाला रवैया था, इंतहाई इतना रहमदिल के इस तरह रवैया कोर्ट में आप किसी और के लिहाज से नहीं देख सकते जिस तरह उसके साथ रखा गया। अब फिर भी मुजरिम वो नहीं, फिर भी मुजरिम आम लोगों को बंद किया जा रहा है। अब अगर शहीद नकीबुल्लाह महसूद को राव अनवर ने नहीं मारा, किसने तो मारा है, रियासत उसको भी नहीं ढूंढ रही है, किसी और को भी नहीं बताया कि किसने मार दिया उसको। और बहुत सारे और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुए हैं उसके लिए भी कोई ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं बनाया जा रहा है। तो ये फिर मुल्क तो चलता है आइन के जरिए, रियासत आइन के जरिए चलते हैं। फिर जब आइन ही तुम नहीं मानते, आइन में इस तरह काम करते हो जो लोगों को इंसाफ तो नहीं दे सकते हैं, बल्कि लोगों के लिए बस ये यहाँ पर जो इन लोगों के ज़ाती मफादात है, ये आइन उसकी तहफ़्फ़ुज़, ये अदालत उसके तहफ़्फ़ुज़ पर लगा हुआ है। ये आम लोगों को इंसाफ देने के लिए अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। अभी आम लोगों को पकड़ने के लिए जब वो उनके ज़ाती मफादात में रुकावट बनते हैं तो उसको रुकावट को हटाने के लिए इस अदालत का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये सलीम जाफर नाम था, उसने राव अनवर को कुछ धमकी दी थी, एक जवान था फेसबुक पे कि यानी इसको अगर किसी ने मार दिया तो फिर मैं इतना इतना इनाम। अब उसको तो आइन मौजूद था, उसको पकड़ा भी, उस पर केस भी चला, उसको 8 महीने जेल भी हो गई और आज तक वो अदालतों में फिर रहे। मगर दूसरी तरफ राव अनवर फिर उसको कुछ नहीं कहा जा रहा, यानी जो उनके दरमियान रुकावट आता है और अदालत उसको ही जेर करने के लिए, तो अदालत भी फिर हमारे इस इतने मतलब इसके बावजूद भी वो ये हो रहा था कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, न कि हमें इंसाफ देने के लिए। फिर जब हम बात करते थे कि हमारे साथ जुल्म, डायरेक्टली वो कहते थे हमारे तो अब 5000 फौजी शहीद हो गए। वो 5000 आपके नहीं, अवाम के थे, हम में से थे, किसी के बेटे थे। वो इन फौजियों की शहादत की बात कब करते हैं? जब उनकी एहतसाब की बात आ जाती है, तब वो ये जर्नल कार्ड निकाल कर ये एक प्रोटेक्शन कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी। हालांकि हम तो पूछ रहे हैं कि ये जंग किसकी जंग थी, ये कैसे लड़ी गई, ये हुआ क्या था यहाँ तो अचानक ये बातें शुरू होगी। तो हम आवाम को मुतमईन किया जाए। उन फैमिलीज के साथ भी ये जुल्म है कि उनके जवान इसमें कुर्बान हो गए और आपने उसको अभी तक वजाहत नहीं की। आप तो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ दहशतगर्दों के तर्जुमान को अपने साथ बैठाया हुआ है ना, और दूसरी तरफ राव अनवर जैसे लोगों को आप यानी उसके लिए महफूज रास्ते बना रहे हो ना। तो ये फिर कैसे जंग हो गई? तो फिर तो लोगों को तो तुम लोगों ने कंफ्यूज बना के रखा है। वो कह रहे हैं कि ये PTM वाले लोगों को कंफ्यूज बना रहे हैं, कोई 5th जनरेशन वार का नाम दे रहे हैं। लोगों को तो तुम लोगों ने कंफ्यूज बना के रखा है, ये तो आप खेल रहे हो 5th जनरेशन वार। अगर लोग कंफ्यूज है और फिर तो हम तो सिर्फ उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। आम आवाम को तुम अभी तक ये नहीं बताया। कह रहे हैं अमेरिका ने इतने डॉलर देने, ये हमारे हैं, तो जब ये जंग तुम्हारी है तो अमेरिका डॉलर क्यों देते? अगर अमेरिका की है तो फिर इस जंग को लड़ने के लिए कौन से अवामी राहें शामिल थी जो आपने इसमें छलांग लगाई? बर्बाद तो इस जंग की वजह से हम हो गए ना। हमारे अवाम, हमारे मशरान, सिर्फ 1400 मशरान हमारे शहीद हो गए ना, उसके सर कल्ब कर दिए। और हमारे बच्चे कितने इसमें शहीद हो गए, हमारे घर में शुमार हो गए। IDPs का नाम आप लोग ले लेते हो कि इतने लाख लोग IDPs बने। यार IDPs की जिंदगी तुम समझते हो क्या होती है? बर्बाद तो हम होंगे ना, फैसला सिर्फ तुम कर।
हमें अभी तक समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा था। अब जब हम पूछे कि क्या हो रहा, वो ये इस सवाल को भी कंफ्यूजन कहते, कंफ्यूज तो तुमने बनाया हो ना। तो ये अभी तक ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारे मसाइल हल करने की बजाय वो हमारे लिए मजीद मसाइल पैदा कर रहे हैं। और यहाँ पर नैरेटिव ज़रूर फिर मुख्तलिफ होंगे। जब आप रियासती मुक़्तदर हल्का होकर भी दुश्मन जैसा रवैया अपनाओगे, फिर तो ज़रूर इस नैरेटिव्स में फ़र्क आएंगे। आपने रियासत चलाना है ना बड़े सीने से, उसूलों से, आईन से। क्या है रियासत? क्या है? पाकिस्तान एक फेडरेशन है, यानी इसमें मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ रहते हैं। पश्तून, बलोच, सिंधी, महाजर, पंजाबी, सराइकी और गलगीत बल्तिस्तान के लोग, चतराल और कश्मीर। ये आपस में कोई भी चाचू मामू नहीं है, इनका और कोई रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ते की बात इस्लाम है तो फिर तो हम मदीना मुनव्वरा और मक्का सबसे अजीज है, तो फिर हम सब उसके साथ मर्ज हो जाए ना। लेकिन यहाँ लोग फिर किस वजह से इकट्ठे? एक आइन है, एक रिश्ता है, आइन का रिश्ता है। जब आप उसको बीच में से निकाल देते हो तो फिर जाहिर सी बात है लोग यहाँ इथनिसिटीज की बात तो करेंगे ना। आप खुद जब ये काम करते हो, प्रोवोक तो आप कर रहे हो लोगों को इस तरह। तो अभी मैं कराची गया था, क्वेटा पर, वहाँ पर बलोच भाइयों की जो मिसिंग पर्सनस कैंप थे, उसके जो वहाँ बहनें बेटे थे, उसके साथ बात करने के लिए गया। असल मसला एक दूसरे का सुने तो अब मुल्क तब ही अच्छा होगा जब यहाँ मुख्तलिफ इथनिसिटीज एक दूसरे के साथ करीब आते जाएं। और ये लोग वो भी नहीं चाहते, लोगों के मिलने से डरते हैं। हम तो आएंगे, जितने भी यहाँ इथनिसिटीज हैं उनके सबके साथ बात करेंगे, जितने भी मजलूम हैं उन सबके साथ बात करेंगे। तुम्हारे फौजी कॉलोनीज में आएंगे और फौजियों को समझाएंगे कि यार ये जो तुमको अपनी अवाम मुखालिफ सोच दिया जा रहा है, आपको इस तरह कन्वेंस किया गया है कि जिस तरह के बाकी सब बस गद्दार है, वो है, ये है, इस तरह मुल्क नहीं चलते। उनको भी मुल्क चलाने के लिए उनको भी कन्वेंस करेंगे, उसके पास भी जाएंगे। बहरहाल अगर यहाँ पर सिर्फ यही है कि बस वो लोग हो और नीचे गुलामी वाली जिंदगी हो, यानी गुलाम और आका के उसूलों में फिर ये बात नहीं होती है। गुलाम और आका के उसूलों में फिर एक चीज़ होती है, चाहे आप तालीम याफ्ता हो, चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप सरकारी नौकरी पे हो, गैर सरकारी कारोबारी हो, या बेरोज़गार हो या रोज़गार पर हो। मयार ये नहीं होता है कि तुम्हारा पेशा क्या है और तुम्हारा किरदार क्या है, तुम्हारे अखलाकियात क्या है। फिर माशरे में मयार एक चीज़ बन जाती है कि अगर आप बेहतरीन ग़ुलाम हो, बेहतरीन बुट पालिश हो, बेहतरीन दलाल हो, अपने वतन का, अपने वतन के मफादात के सौदा करने वाला हो, इन लोगों के साथ आप उनके जो मतलब जिस चीज़ पर ये खुश होते हैं आई नहीं, आप वो कर सकते हो। चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे तालीम याफ्ता हो, चाहे आप कारोबारी हो, गरीब हो, मालदार हो, तो फिर ठीक है आपके लिए माहौल। अगर आप आइन की बात करते हो, सच की बात करते हो, हक की बात करते हो, और वो ऐसी हो कि इन लोगों के जो ज़ाती मफादात है उसके सामने रुकावट हो, फिर आप चाहे तालीम याफ्ता हो, अनपढ़ हो, चाहे आप मतलब कारोबारी हो, गरीब हो, मालदार, आपके लिए फिर यहाँ पर मुश्किलात पैदा किए जाएंगे। और हमने तो बार बार आइन की बात की भाइयों। तालिबान क्या कर रहे थे? तालिबान भी तो आइन के अलावा एक और रीट कायम करना चाहते थे जिसमें सब इख्तियारात उनके पास हो। तो अभी ये जनरल तो वही कर रहे हैं। क्या फ़र्क है आइनी लिहाज से कि वो भी अपने लिए बस सब कुछ जितने भी इख्तियारात तो अपने पास ले आए, फिर मतलब उनको इस्तेमाल करें। हमारे ख़िलाफ़ FIR होते हैं, जब SHO से पूछा जाता है, हमारे दोस्त पूछते हैं कि आपने FIR मतलब किस तरह किया, तो वो SHO क्या कहते हैं कि भाई ये जो हमारी लिखाई भी नहीं है जो हुआ है, ये तो हमें इदारे वाले, खुफिया इदारे वाले आके देते हैं कि इन लोगों पर ये लिखाई भी ऊपर पेट पे वो खुद करते हैं। तो इस तरह फिर अगर आप डायरेक्टली आका और ग़ुलाम की बात करते हो, सिर्फ बस एक इदारा हो, सब नीचे उनके ग़ुलाम हो,
फिर तो आका और गुलाम वाली बात हो गई ना। फिर तो क्या होगा, फिर तो एक सिस्टम है ही नहीं। बस अगर जो वहां पर मौजूद बंदा है उनका, अगर वो आपसे खुश है तो फिर तो खुश हो गई बात, आप ठीक है। अगर वो नाराज है फिर तो आइन होता भी नहीं है इसमें। अगर वो नाराज हो गया तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी। आप सच बात फिर नहीं कह सकते। वो बात जो मतलब आप सच है या अवाम के मफादात में है मगर उसको बुरा लगे, फिर वो आप नहीं कर सकते हो। और मीडिया को भी, मीडिया में जिसको भी बदनाम दिखाना चाहते हैं उसको बदनाम करो, जिसको भी अच्छा दिखाना चाहते हैं वो उसकी अपनी मर्जी होती है। यहाँ पर तालिबानों के FM रेडियो चल सकते थे, यहाँ पर इसी पाकिस्तान के मीडिया पर अखबारों में तालिबानों के एक छोटे से क्लिप को भी अपना एक हेडलाइन में बनाते थे। उनको तो कवरेज मिलता था ना। आप जिस चीज़ को प्रमोट करना चाहते थे उसको तो कवरेज मिलता। लेकिन यहाँ पर PTM के बड़े बड़े जलसे को भी वो नहीं दिखाते, उसका मौक़िफ़ भी नहीं दिखाते। वो अपनी तरफ से तो बात करते हैं ना, मगर दूसरी तरफ से PTM का मौक़िफ़ वो नहीं सुनना चाहते। वो डरते हैं इस चीज़ से कि अगर ये अपने मौक़िफ़ बयान करे यहाँ तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे ना, फिर ज़रूर। फिर तो यहाँ मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के गम को समझ जाएंगे ना। फिर तो लोग इसको गद्दार नहीं कहेंगे बल्कि आपको कहा जाएगा कि इसके मसाइल हैं। फिर तो वो आम लोगों को जो मुखालिफ बनाते हैं एक दूसरे के, फिर वो काम नहीं कर सकेगा। तो इसलिए मीडिया को अपने कंट्रोल, वैसे भी कंट्रोल में। मैं उस दिन कोई दोस्त बता रहा था कि DJISPR कह रहे हैं कि 6 महीने तक मीडिया मुस्बत खबरें चलाए। मैं इतना आंसर, मैंने कहा वो तो 15 सालों से मुस्बत खबरें चला रहे हैं, जो उनकी मर्जी है वही चला रहे हैं, बाकी क्या है। तो मतलब वो भी यहाँ PTM के खिलाफ वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ का भी। PTM अमन की बात करते हैं। PTM ने आज तक कोई 1 मिनट के लिए रोड भी नहीं बंद किया है। आप बता सकते हो ना कि कभी रोड बंद किया है? नहीं बंद किया है कभी। PTM ने आज तक कोई बल्ब भी नहीं तोड़ा है। PTM ने आज तक मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इंतशार क्या होता है जो वो कहते हैं इंतशार फैलाना? इंतशार तो ये होता है कि आप किसी ऐसे मसले को लेके आए और उस पर शोर करें जो मसला है ही नहीं, और फिर डंडे उठाएं और लोगों को मारे और रोड बंद करे और जलाओ, पथराओ, गिराओ सरकारी इमारतों को। इसको कहते हैं ना बंदूक उठाएं आप, इसको कहते हैं इंतशार। आज तक PTM ने तो ये काम किया ही नहीं है। हाँ, PTM के खिलाफ रियासत ने फिर किया है। वाना में इन्हीं ने अपने गुंडों को या तालिबानों को वो फिर नाम चेंज करके बता देते हैं कि अमन कमेटी। आ जाए, चैलेंज देता हूँ, वो जो अमन कमेटी उसको कहते हैं, अगर वो तालिबान नहीं थे तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। वो नाम चेंज करके वहाँ पर आम फायरिंग, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबानों ने मिलकर आम आवाम पर वाना में फायरिंग की ना, और आम आवाम को शहीद किया। हमने उसकी मुखालफत के लिए जो एहतजाज किए हैं वो भी कोई बताए कि इतने बड़े वाक़े के बाद भी उसने जो उस वाक़े की कंडेम के लिए PTM एहतजाज कर रही थी वो पुरअमन नहीं थी। वो भी पुरअमन रही, उसमें से भी कोई रोड भी नहीं बंद किया गया। और इतना बड़ा अमन का दावा करने वालों के लिए भी फिर उनके रास्ते बंद है, जबकि तालिबान समेत यहाँ पर जितने भी हैं उनके लिए फिर उनके मीडिया खुले हैं। यहाँ पर मौक़िफ़ एहसान का तो लिया जाता है, मगर यही मीडिया फिर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्यों मीडिया पर हमें? क्योंकि फिर तो हम फाटा के मसाइल बयान करेंगे। फिर तो मैं कहूँगा कि ज़ियारत में तहसील सरवकई में अब्दुल मनान के घर पर जब बमबारी हुई तो उसमें से एक ही बच्ची रह गई है, ज़किया मसूद। उसकी छोटे बहनें, उसके भाई, उसकी माँ, वो सब उसकी इतने छितरे बन गए और वो एक बोरी में, एक बोझी में हमने डाल दिया और उसके जनाजे पढ़े हैं ना। पाकिस्तानी जेट तैयार ने बमबारी की। उसके दूसरे दिन फिर अखबार में क्या बयान आया था कि पाक फिजाएं की कामयाबियां जारी, ज़ियारत में बमबारी 13 दहशतगर्द हलाक, हालांकि वो 9 बच्चे और ख़वातीन थे। फिर तो ये जो मीडिया के जरिए उन्होंने यहाँ पर एक ये गलत तासुर, झूठा इमेज बनाया हुआ है, फिर तो वो ज़ायल हो जाएगा। और ये मीडिया कहते हैं इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार है, दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए इसने काम किया है। इसने पश्तूनों को दहशतगर्द साबित करने के लिए काम किया है। इसने पश्तूनों के आम जख्मों पर नमक छिड़काने का काम किया है।
जो भी उनका मसला होता था वो उसको कुछ और पेश करते थे। तो इससे पश्तूनों को जहनी मसाइल पैदा होते थे कि हम क्या है और ये क्या है करने, और इनकी वजह से फिर ये फिर अच्छे तासुर नहीं देते हैं, इस तरह फिर मोहब्बत पैदा नहीं होते हैं। हमारे इलाके में एक चाचा है, वो उसका एक बेटा FC में शहीद हो गया, तो वो जब लेके आ गए उसके दफनाने के बाद इलाके में ब्रिगेडियर आए, उसको कहा, बहुत सारे अवाम बैठे हुए थे कि मतलब आपका जो दूसरा बेटा है उसको भी नौकरी देंगे हम यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस में, और जो उनके बच्चे हैं उसको भी APS में दाखिल कर। तो वो रो रहा था कि हम चले जाएं आप लोग यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए मस्जिद, मेरे इलाका बर्बाद है, मैं क्यों अपने बेटों को आपके लिए दे दूँ। फिर तो ये मोहब्बत नहीं पिलती है ना इन चीज़ों से। और फिर आप आए अवाम को, आपने अवाम को अंधेरे में रखना कब तक यार, इसके अंदर आपने क्या क्या करना है। और फिर इल्म के बुनियाद पर तो कोई भी नहीं, दलील के बुनियाद और सबूत के बुनियाद पर तो हमारे सामने कोई नहीं आते। बस आप इतना वो करते हैं, बस सिर्फ सोशल मीडिया पर मंजूर के नाम पर कोई गलत फेक अकाउंट बनाओ और उनसे कोई गलत ट्वीट करो या फेक फेसबुक को पोस्ट करो और फिर उसको लेके आओ कि ये तो मंजूर इस तरह गलत बातें कर रहे हैं। इस तरह की ये नहीं चलती इस चीज़ से। ये आप लोगों को मतलब एक ऐसे लोगों को जो खुद इस दहशतगर्दी के वाकयात से उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचे उसको तो कन्विंस करोगे, पर दूसरे जो लोग हैं जो इन दहशतगर्दी के वाकयात से मुतासर है उसको तो इन चीज़ों से आप नहीं कन्विंस कर सकते हो। वो तो फिर आप खुद डिवीजन बाइनरी पैदा कर रहे हो, मुल्क में दो किस्म के लोग पैदा कर रहे हो और दोनों सोचों को एक्सट्रीम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हो। और ये खुद एक कॉलोनियल टाइप सिस्टम है, उसमें ये खुद जब आते हैं ये उनकी जो सुपीरियरिटी ये टाट बाट से आते हैं जनरल वगैरह, आम लोगों के लिए उसके साथ मुलाकात भी फिर एक बहुत बड़ी एजाज़ के लिए की तरह बन जाती है। वो क्यों, ताकि लोगों को लगे कि ये सुपीरियर मुखलिक है, ये जो आम अवाम है ये नहीं है इस तरह। ये हमारा इन बातों से कोई लेना देना नहीं था कि हम ये बयान करें कि हुकूमत किस तरह चलती है, कहीं किस तरह नहीं चलते, मगर इतने सारे वो हमें मजबूर कर रहे हैं, बहुत सारे सवालात कर रहे हैं, ये क्यों है, इस तरह क्यों है, वो क्यों है, इसलिए हम फिर आ जाते हैं इन सारे अवामिल की फिर वजाहत करने के लिए उन पर थोड़ी बात करते हैं, वरना इन चीज़ों का हमारा इनसे क्या लेना देना है। हाँ, मैंने यहाँ पर ये जो मुसीबत हम पे गुजरी है उसका ज़्यादातर जिक्र नहीं किया है, वो आप लोगों को मैं एक मिसाल देता हूँ। ये जो रंगड़ कहते हैं चंगड़, यानी खाना बदोश होते हैं किस्म के जो टेंट में रहते हैं और उनके जो ख़वातीन होते हैं वो फिर चंदा वगैरह भीख मांगते हैं और थोड़े पैसे कमाते, उसके मर्द वो उससे गुजारा करते हैं। अब इसके बारे में इमेज ये बना कि शायद इनके कोई मसाइल नहीं है, ये खुद खुश हैं, ये मैं एक मिसाल देता हूँ ऐसे। अब अगर ये लोग कल आ जाएं रोड पे और कोई एहतजाज करे, उनका जायज़ मुतालबा हो, तो भी फिर कोई नहीं मानेगा, क्योंकि वो कहते हैं ये क्या मसला पैदा किया, ये खुद टेंटों में रहे, इनका क्या मसला है कि यहाँ आते हैं। क्यों? क्योंकि एक इमेज बना हुआ है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में वहीं खुश है। इसी तरह पश्तूनों के बारे में एक रियासती इमेज पैदा किया गया कि जिस तरह ये लड़ाई झगड़े ये उनका कोई मसला नहीं है, यहाँ पर लाशें गिरना कुछ भी हो ये उनका मसला नहीं है, मरना मारना ये उनके मसाइल है ही नहीं। इसलिए जब ये एहतजाज के लिए निकले हैं तो वो कह रहे हैं क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, किसने उठा दिए, फलाने एक एजेंट हो, ये हो गए, ये इस तरह की इमेज पैदा न करें किसी के बारे में कि आप किसी को मतलब पूरे सोसाइटी को एक गुमनाम तरीके से यानी एक ऐसे रखें कि उसके बारे में स्पेशल इमेज बने हुए कि यह शायद इनके कोई मसले भी नहीं है या इस तरह के मसाइल उनके है भी नहीं। और हम जो भी बात करें यानी ये जो वार ऑन टेरर के साथ हमारे और कितने मसाइल थे, सिर्फ हमारे मोबिलिटी के मसले, चेक पोस्ट को भी तो आप जोड़, वहाँ पर यानी पिशावर से लेकर ढेई खान तक कर रखी ये जो हाईवे थी, ये अब ये दहशतगर्दी के वार में कितना इस्तेमाल किया गया यहाँ पर नेटो कंटेनर्स और पैसे कमाने के लिए। फिर मोटरवे जब बने तो वो वहाँ कोई मोटरवे नहीं बने तो ज़रूर गिला शकवा फिर लोग नहीं करेंगे जब मुल्क के दूसरे इलाकों में मोटरवेज होंगे, और वहाँ पर जहाँ पर ये जो कोलिशन फंड्स जिस इलाके से वो कमा रहे थे वो फिर वहाँ पर नहीं। इस तरह हमारे और
अब मिलिट्री कोर्ट्स की आप बात करें, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हमने कितने वो सबूत पेश किया। हमने बख्तुल्लाह की बात की कि बख्तुल्लाह 2014 में गया है सऊदी अरेबिया, 2017 में वापस आया है। वो एक गरीब बाप का बेटा था, उसने बीए किया, उसके बाद टीचिंग कर रहा था 2011 से 2014 तक आफ्ताब पब्लिक स्कूल मेरेली में। फिर वहां ऑपरेशन ज़रबे अज़ब शुरू हो गई। जब ऑपरेशन शुरू हो गई, अपने इलाके से निकल आए तो कुछ खाने का भी नहीं था, वो भी कर्ज मांगते रहे। फिर वो दोस्तों के साथ चला गया सऊदी अरबिया, वहां मजदूरी कर रहे थे। वापसी पर आया, 3 दिन बाद वो लापता हो गए। फिर 1 साल बाद खबर आ गई कि उसको मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। जब वहां पर वो उस पर जो इल्जामात थे कि किस वजह से दी गई वो बता रहे थे, उसमें लिखा था 2015 में वहां पर हमला किया है, 2016 में वहां पर हमला किया। यार पाकिस्तान के जितने भी यहाँ ये जो FIA या जो दूसरे क्या नाम है हवाई जहाज के अड्डे, उनके साथ रिकॉर्ड पड़े हैं कि वो कब गया है और कब आया है। और दूसरा जो जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे उसके अटेंडेंस पड़ी है, फिर भी आपने उसको वहां पर फांसी दी है। उसका बेचारा वालिद गुर्बत की वजह से कर्ज लेके कोर्ट तक आता जाता रहता है, और वो कोर्ट से भी वो लेके चले गए। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने 173 पेजेस के एक रिपोर्ट लिखे, कोई उसको तो पढ़े सही। हम ये नहीं कहते, हम जब कहते हैं सही एक बात, हम जब कहते हैं UN कमीशन बनाए तो फिर सब उठ जाते हैं कि यार अपने मुल्क के जो अदालती निज़ाम है आप उस पर एतमाद क्यों नहीं करते। ठीक है, अपने मुल्क के अदालतों पर क्या इस फौज को एतमाद है? अगर है तो फिर क्यों मिलिट्री कोर्ट्स बना? हम मिलिट्री कोर्ट्स में हम दहशत गर्दों को सजा देना हो, सबसे ज्यादा हिमायत हम उसकी करते हैं, सबसे ज्यादा हिमायत हम उसकी, हमारे लोगों के सर काट दिए गए हैं, हमारे लोगों के साथ, हमारे मशरानों के साथ। मेरे इलाके का यारदिल काका, हमारे यारदिल चाचा, उसका सर काट दिया गया है, वो शहीद हो गया है। अली वजीर के फैमिली के मेंबर्स शहीद हो गए। वो तो चाहेंगे ना कि इसको सजा हो, मगर इस सजा के आड़ में आम आवाम को तकलीफ देना, हम सिर्फ इसकी बात करते हैं कि ट्रायल साफ और शफाफ हो, आम आवाम को उसमें तंग नहीं की, बिल्कुल सजा दे। लेकिन हाँ, फिर APS के वाकये के बाद ये बना, APS के वाकये के बाद, और APS के वाकये की तहकीकात नहीं हो रहे हैं, बस सिर्फ उसने अपने लिए रास्ते हमवार किए। आज तक तहकीकात सामने आ गए नहीं। अभी एक उन्होंने बनाया, वो भी सिंगल बेंच, एक ही जज है, क्या नाम है मुझसे भूल गया, वो भी वो पेरेंट्स जो फोरम है APS के शुहदा का, उसने रिजेक्ट कर दिया कि ये तो मजाक कर रहे हैं। तो इस तरह इन चीज़ों को फिर वो प्रमोट करते हैं। फेयर ट्रायल तो लोगों को, आम आवाम इसमें न चले जाए, आम आवाम लोगों एक दूसरे के इंतकाम का मसला बना रहे हैं। आप खुद किसी मेजर के साथ किसी का मसला आया ठेके में या मदनियात में, तो वो उसको डायरेक्टली पकड़ करके दहशतगर्दी के लिस्ट में डाल देते हैं। तो इस तरह के मसले तो न पैदा हों। ये पश्तून, आप पश्तूनों को देखो, वो इस्लामाबाद में रहेंगे और पेंडी में रहेंगे और लाहौर में रहेंगे, दूसरे शहरों में रहेंगे। ये दूसरे शहरों में इतने ज्यादा तादाद में ये क्यों आ रहे हैं 2005 के बाद? ये अपने इलाके की इंफ्रास्ट्रक्चर इसका तबाह हो गया। जो कारोबारी लोग थे उनका एब्डक्शन शुरू हो गया, वो यहाँ आ गए, तो मजदूर भी बीच में कहाँ चला जाता था, वहां तो काम खत्म हो गया। अभी भी जो लोग वहां रह रहे हैं वो सिर्फ ऐसे इसलिए रह रहे हैं कि इतने पैसे नहीं है कि वो इन शहरों में आ जाए। अपना की पी के उनको अपने इलाके तो बर्बाद हो गए हैं, इस वजह से वो दूसरे शहरों में इतने ज्यादा तादाद में आबाद हो रहे हैं। तो फिर गिले भी न करे, शिकवे भी न करे, बस इसी तरह वो बर्बाद होते जा रहे। ये और काउंटर टेररिज्म, काउंटर मिलिटेंसी, ये यहाँ पर इनके जो अपने एहसास हैं ये कितने इसमें बड़े। जंग में मुल्क का नुकसान हुआ है ना, मगर आ जाए इन जर्नलों के एहतसाब करें कि इनका भी नुकसान हुआ है। अगर मुल्क का नुकसान होता तो ये भी मुल्क आम आवाम का नुकसान हुआ है। ये लोग तो खुद इसमें खूब बने। तो हम जब इन मसाइल को उठाते हैं कि ये ना हो मजीद, इसलिए तो ये लोग मुखालफत करते हैं कि अगर ये चीज़ बंद हो गया फिर तो नहीं होता है इस तरह। और ये फिर इससे नहीं बनते कि आप किसी पश्तूनों के नाम से फेक ID बनाओ, वजीर के नाम से मसूद यूसुफजई के नाम से फेक ID बनाओ,
और वहाँ पर शुरू हो जाओ कि मैं भी पुख्तून हूँ, मैं तो PTM का खिलाफ हूँ। इस तरह से फिर नहीं चलेगा ना। ये लोग अभी इस चीज़ से आप इसको कन्विंस कर सकते हैं। ये जो टैक्टिक्स है ये अभी 15-16 सालों से लोगों ने इस चीज़ को मतलब बहुत ही नज़दीक से देखा है। और अब ताहिर दाऊद का वाक़या ले, ये उसको जब PTM ने इसका मुतालबा किया कि तहकीकात हो जाए, तहकीकात, तो ये उन्होंने ट्रेंड शुरू कर दिए कि वो है, ये है, इस तरह है, इस तरह है। हमने कहा चलो वो खुद तहकीकात शायद करे। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अर्जेंट एक वो चाहिए उसको, इसके तहकीकात। अर्जेंट तहकीकात कितने दिन गुजर गए, उसकी कोई बात हो गई नहीं? क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है? अगर इसमें कोई गैर मुल्की मुलविस से आए वो एक्सपोज तो हो जाए, उसका नाम भी आ जाएगा। ये जो आप बार बार राय NDS की बात कर रहे हैं, आप तहकीकात करो, उसका नाम लाओ ताकि कौन को तो वाकई पता चल जाए। इस तरह ना कि मिस्टीरियसली कुछ ऐसे नाम इस्तेमाल करो जिसके आड़ में आप खुद काम कर सकें। तो बाकी इसी वजह से आप यहाँ पर आइन की बात करते हो तो शाह खालिद मोहम्मद को दीर से साल का उसकी फिर नौकरी चली गई, विलायत अफरीदी को बंद कर दिया गया, हयात प्रेगाल का नाम गुलाला इस्माइल ये ECL में रख दिए गए, अनवर वजीर का उसने नौकरी, इस तरह और बहुत सारे, अमार था लाहौर का, उसकी भी नौकरी चली गई। सिर्फ इस वजह से आप ये बात क्यों करते? अली वजीर, मोहसिन दाऊद, ECL वो उन्होंने एयरपोर्ट से वापस कर दिए, वापसी पर बताया गया नाम ECL में है। उसने कहा ये तो MNAs है, यानी बगैर उसके नहीं हो सकते हैं पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट को खबर भी नहीं थी उसने काम किया था, तो ये पार्लियामेंट की इज्जत है ना, ये फिर एहतराम हो गई पार्लियामेंट की। नहीं करते हैं वो इस चीज़ की, वो इस चीज़ की परवाह भी नहीं करते हैं। पर लोगों को खौफ और डर के बुनियाद पर नीचे रखो। और कल मौलाना फजल रहमान एक PTM का एक अच्छा कारकुन है वाना में, उसको भी उन्होंने वहाँ पर अरेस्ट कर दिया कि आप PTM एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं। और आरिफ वजीर को अरेस्ट किया कि आप PTM की एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे मसाइल। औरंगज़ई एजेंसी में धमाका हो गया, वही इलाका जिसमें आज तक वतन कार्ड चल रहे हैं। वतन कार्ड मतलब पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड पर आप नहीं जा सकते, आर्मी एक अलग किस्म के आपके लिए कार्ड बनाएंगे। धमाका हो गया, आम लोग शहीद हो गए। और आज उनको कह रहे कि आप अपने बाजारें बंद करो, आप अपने लेवल से कैमरे तो रियासत लगाएं। इतने पैसे उन दुकानदारों के साथ, रेडियो वालों के साथ कहाँ से आएंगे? आप उनके लिए मसाइल पैदा करेंगे, जब वो आवाज़ उठाएंगे फिर उसको गद्दार कह कर लोगों के सामने उसका बदनाम करके, ताकि उसकी कोई सपोर्ट भी न कर सके। इस तरह का माहौल बनाया जाएगा। और पश्तो से हम खबर बखो खुदाई माबाद लरदा खबर में जने और ये बात है। बाकी जो मजलूम इथनेसिटीज़ है, बाकी जो मजलूम आवाम है, बलोच है या सिंधी महाजर या पंजाब में है कोई, या सराइक में है या कश्मीर में है, या जितने भी हैं, उनके लिए हमारा हर वक्त एक खुशाइन पैगाम है। हम मजलूम बिला इम्तियाज़ हम मजलूमों को सपोर्ट करते हैं, और जालिम की हम बिला इम्तियाज़ मुखालफत करते हैं। जालिम चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे इसराइल, हमने इसकी भी मुखालफत की है और करते रहेंगे। पर यहाँ हम हुकूक अमेरिका से तो नहीं मांग सकते ना। हम यहाँ हुकूक तो मांगेंगे तो अपनी रियासत से, पाकिस्तान से मांगेंगे, तो इसमें से कौन सी बात आ गई? तो बाकी जुल्म यहाँ करे या दुनिया के जिस जहां जो भी करे, हम उसके क्लियर मुखालिफ हैं और मुस्लिम के साथ बहुत ही वाज़ेह खड़े होंगे। अल्लाह दे छोलाबाद लरी दा खबरे में द नूरो गदा पारा लश वकड़ले ज़का च ढेर दा खबरे द मुख्तलिफो इलाको खल्को چې هغه په پښتو ژبه نه پوهېدل او د PTM سره یې لږ هغه څه اظهار لرلو، نو د هغې دپاره وکړلې باقی PTM یعنی پشتون جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگلی کڑے ہیں اور پیچھے بالکل نہیں ہٹنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے قرآن پاک کی قسم کھائی ہے اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھ کہ ایک بھی قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس طرح باقی جو بھی اتنے سٹیز ہے وہ اپنے لیے یعنی ایک مضبوط قدم اٹھائے اس کے لیے۔ نو دغه د نورو غو خپل ماشه خبره ډېرې کوله هم، او دغه
بکاخیل کیمپ په حواله سره هم او دا ولایت شاه افریدي او داسې عارف وزیر او مولانا فضل الرحمن دا د نورې مسلې دي دغې په حواله سره به هم او داسې عادل नवाज खटक भी आज तक उसका कोई गुनाहवर नहीं था, बस एक ही गुनाह था कि उन्होंने पीटीएम को सपोर्ट किया. دا से عادل نواز خټک ته او نور دي ملګري دغه پوره پاره به هم انشاءالله زر تر زره یو لایحه عمل واضح کیږي او ټول ملګري به هغې ته هم تیار وي. بیخي موږ په د خپل جدوجهد باندې نه پښیمانه یو نه پې ستړي یو، ډېر په خپل ځانونو مو فرض دی دغه دا موږ په خپلو ځانونو د خپل وطن فرض شمارو او کوو او ډېر په ښه اندازې کوو. بس خپلو ملګرو ته دغه یو ده چې یو خو د سوشل میډیا باندې دوی چې پروپیګنډا کوي دا ما پروموټ کوئ، تاسو یې خپله پسې شیر کوئ، بیخي یې ما پسې شیر کوئ د دوی چې څوک زموږ په مخالفت چې هغه کوي بس پرېږدئ یې هلته تاسو هلته د دوی نه هېڅ شی نه وي، تاسو ځنې یو شی به یې جوړ کړئ هلته. او بیا دوی ډېر داسې د فیک آیډیز جوړې دي په مختلفو نامونو باندې د وزیرو مسعودو یوسفزو د باجوړو دغه هغې خلاف هم خپل کار کوي، بیخي یې اګنور کوئ د دوی غه. نو خپل چې کوم مظلومیت ته هغه پر مخ وړئ او خپل کردار او اخلاق به خامخا موږ او ستاسو پښتانه یو. پښتانه د کردار خلق دی، پښتانه د اخلاقو خلق دی. په پښتون معاشره چې کردار لوی شی وي نو خپل کردارونه او اخلاقیات په تر دې حده پرې ښه جوړوو چې ډېر داسې ځای چې هغې نام زه نشم اخیستی چې هغې ته لاړ شم چې ستا کردار دومره های وي چې خلک وایي چې دا د دغې غلطې سړی نه دی، د غلطې چارې سړی نه دی، سبب به وي چې په تا باندې هلته هم شک نه کېږي. خپلو ځانونو د کردار مالکان او تنظیمي جوړ کوئ، جوړښت پیدا کوئ، یو بل سره کوم علاقه کښې پی ټي ایم ملګري دي هغه سره یوځای شي، بیا نورو پښتنو ته دعوت ورکوئ، هغه راوغواړئ. او بیا چې څه غلطي وي زه هر ځای ګرځم په فیسبوک نه، ځکه چې په فیسبوک باندې به تا یو پوسټ کړی وي تنقید به دې کړی وي، زه به انلاین نه وم 3 ورځې بعد چې زه انلاین کېږم بیا به لاندې 3-4 کسانو کنځلې هم سره پسې کړي او سره مرور شوي به وي، نو بیا به 10-8 کسانو زړه مات شوی وي، نو بیا به هېڅ پیدا نه کوي هلته کلیریفیکیشن. تنقید بیخي ښه زیات بیا کوئ، ښه ډېر بیا کوئ، هم فورم باندې بیا کوئ. فورم مطلب چې زه مخامخ هر علاقات چې زه ګرځم هر ځای چې زما موبایل هم آن وي او میټینګونه کوو، ورکشاپونه کوو، هلته د راځي هغه ملګري چې مخالفت کوي هغه راغواړئ هغه ځای ته چې راشه ته هم راشه، کوم کوېسچن لرې کوم غه لرې چې یو بل سره پوهه کړو، یو بل سره کو. نو انشاءالله خدای مو آباد لره چې څومره هم څه کیږي دي په یو ځای شي هم چې له تردد شکار نه شي په ټولو مسلو باندې. داسې نه ده چې یوه مسله موږ ته رسېدلې نه وي، هره مسله وینو، هم هره کیسه هم وینو، په هر شي باندې ځان هم خبر ساتو. خو موږ ګورو ځینې خبرې دا وي چې یو ملګری به د یو کیسې نه صحیح وي، خو زه به هلته د 10 نه صحیح وم، نو چې هغه یو زه ډیل کوم هلته کېدای شي هغه نه دلته نورې ډېر څه پاتې شي. نو دغه وروسته څه شی به راځي پکښې هغه صرف د حکمت عملې دپاره. نور بیخي باور ولرئ د پښتنو په مسلو، د پښتنو ته ښه ژوندون باندې موږ هېڅکله هم 1% هم کمپرومایز نه کوو، نه مو کړی دی او نه به تاسو ته چېرته محسوسه شي. او خدای مو آباد لره. اوږد مجلس ته یې د پښتون وطن د پښتون وطن د مسلو او د پښتون وطن د تاریخي مسلو، د پښتون وطن ډېر اوږد مجلس دی. ابا انشاءالله ځای په ځای موږ ورکشاپونه هم کوو، په کلي علاقو به ګرځو او د دغې وضاحت به کوو چې د پښتون وطن تاریخي مسلې څه شی دي، اوس یې څه شی دي، راتلونکی دپاره بیا څه کوو. خدای مو آباد لره. خوشحال مو لره. نن سپیشل دغه څه خبرې ما د مختلفو نورو خلک چې هغې ډېر غوښتل چې یو نیم ځل زه چېرته په اردو خبرې ورته وکړم نو هغې دپاره وکړلې او امید دا هیله لرم چې په تاسو باندې به درانې نه وي پرېوتې، بوج به هغه خبرې نه وي جوړې شوي.